morning everyone. सभी को मेरा नमस्ते. Today I am going to share my opinion regarding safeguarding policy of athlete. So I want to share some slides with you. सेफ गार्डिंग एथलीट इन ताइक्वांडो. ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम ताइक्वांडो में अपने एथलीट को कैसे सेव कर सकते हैं. Everyone has a right to participate in taekwondo in a safe and inclusive environment. हमें सबको राइट होनी चाहिए कि ताइक्वांडो में हम इन्वायरमेंट के अंदर कैसे रह के ताइक्वांडो को सेव करें, ताकि जितने भी ताइक्वांडो के पार्टिसिपेंट हैं वो अच्छे से ताइक्वांडो मूवमेंट में बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी हरासमेंट में अपने आप को प्रूव कर सके. Even World Taekwondo is committed to develop and maintain a safe sports environment, provide a taekwondo competition and working atmosphere free from all form of harassment and abuse. WT ने सारे ताइक्वांडो पार्टिसिपेंट्स को ऐसा वातावरण दिया है जिसमें जितने भी WT के अंतर्गत ताइक्वांडो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके वर्किंग एटमॉस्फेयर को किसी भी तरह के हरासमेंट से फ्री रखा जाए, उनको अब्यूज ना किया जाए, चाहे वो साइकोलॉजिकल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, फिजिकल अब्यूज, साइकोलॉजिकल अब्यूज या फिर मोरल अब्यूज हो. WT commitment to safe sports environment is stated in WT Code of Ethics. Yes, WT ने इतना ही participants in taekwondo movement shall not act in discriminatory manner towards. There are many I am getting disturbance. ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്ന നമ്മൾ മ്യൂട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് Hello. It's okay? Okay. Participants in taekwondo movement shall not act in a discriminatory manner towards. अगर हम ताइक्वांडो के WT के अंतर्गत ताइक्वांडो के मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन, चाहे वो एथनिसिटी हो, चाहे रेस, कल्चर या बर्थ, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, स्टेट, डिसेबिलिटी, प्रॉपर्टी, कलर, एज, सोशियो इकोनॉमिक, एथलेटिक एबिलिटी, पॉलिटिकल ओपिनियन. एथनिसिटी अगर देखा जाए, एथनिसिटी का मतलब है कल्चरल ट्रेडिशन. हमें किसी के कल्चर के ट्रेडिशनल के बारे में नहीं बात करना चाहिए, किसी के रेस के बारे में. एज वी नो, कॉकेसाइड, मंगोलाइड, निग्रोइड, ये 3 तरह के रेस पूरी दुनिया में होते हैं. कोई गोरी प्रजाति के होते हैं, कोई काली प्रजाति के होते हैं. आपने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखा होगा. तो इन बातों को हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी के कल्चर के बारे में, एथलेटिक बॉडी एबिलिटी के बारे में. Decision and actions are to be taken in the best interest of athletes with an emphasis on applying equal opportunity for participation. हमें सभी को एक जैसा देखना है, एक जैसा बात करना है. डिसेबिलिटी, किसी के फिजिकल अपीयरेंस, किसी के बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के अगर वो डिसेबल है, किसी फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हमें उस पर कमेंट नहीं करना है. Participants in the taekwondo movement have a right to respect and to enjoy a safe and supportive sports environment. All forms of harassment as follows are prohibited. WT ने सिर्फ WT जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके अंतर्गत में जो हमने अभी पढ़ाई समझा कि डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर में 2 बातें हैं. पहला है हरासमेंट, दूसरा है discriminatory manners. So the second one is
फिजिकल हैरासमेंट, उसके अंतर्गत फिजिकल, मोरल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल प्रोफेशनल, ये सारी बातों को हमें ध्यान देना है। अगर हमारे पास कोई ट्रेनिंग के लिए आता है, हम उनको फिजिकली अब्यूज नहीं कर सकते, मोरल अब्यूज नहीं कर सकते, सेक्सुअल अब्यूज नहीं कर सकते, इनफैक्ट साइकोलॉजिकल, मेंटल एंड प्रोफेशनल ऑल्सो। Participants in the Taekwondo movement are expected to be aware of WT safeguarding policy. जो भी ताइक्वांडो के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि WT के सेफ गार्डिंग पॉलिसी क्या है, तभी वो ताइक्वांडो के मूवमेंट को अच्छी तरह से कर पाएंगे। एम एंड पर्पस ऑफ WT सेफ गार्डिंग पॉलिसी, व्हाट इज द एम, व्हाट इज द पर्पस, क्यों सेफ गार्डिंग पॉलिसी को बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है? टू प्रोटेक्ट ऑल एथलीट्स। WT के पर्पस को इसलिए बनाया गया है ताकि हम अपने एथलीट के को जान सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, लड़के हो, लड़कियां हो, कोई भी रिलेटेड बातें जो एथलीट के प्रोटेक्शन से है, इस पॉलिसी के अंतर्गत हमें वही बातों को ध्यान में रखनी है। टू अलाउ ऑल एथलीट टू पार्टिसिपेट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इन एनी WT इवेंट। अगर एथलीट को हम अच्छे से प्रोटेक्ट करें, अगर उनको हम ये विश्वास दिलाएं कि आप WT के किसी भी एक्शन, किसी भी कंपटीशन में अगर आप आते हैं तो आप प्रोटेक्टेड हैं, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के वो उस कंपटीशन में आए, आपके लिए सारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड है, तभी उनके पेरेंट्स भी उनको ताइक्वांडो के मूवमेंट्स में आगे भेजते हैं। टू क्लियरली डिफाइन हैरासमेंट एंड अब्यूज, WT के सेफ गार्डिंग पॉलिसी में एम एंड पर्पस को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, जो हैरासमेंट एंड अब्यूज को लेके होता है। लोगों को ये पता ही नहीं है व्हाट इज हैरासमेंट, व्हाट इज अब्यूज, व्हाट इज साइकोलॉजिकल अब्यूज, व्हाट इज मेंटल अब्यूज। तो WT का ये पर्पस है, सेफ गार्ड पॉलिसी उन्होंने बनाई है, जिसके अंतर्गत उनका एम और पर्पस में उन्होंने अच्छी तरह से बताया है कि हरासमेंट एंड अब्यूज क्या है। टू सेट अ रिपोर्टिंग प्रोसीजर ऑन हरासमेंट एंड अब्यूज, जब कोई एथलीट किसी मूवमेंट के अंतर्गत आता है तो उसे हैरास किया जाता है, उसे अब्यूज किया जाता है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा जो मेरे साथ हो रहा है वो मुझे कैसे आगे लोगों तक बतानी है, कौन है हायर अथॉरिटी में जिनको मुझे ये रिपोर्ट करना है। तो ये सारी बातें हम एम एंड पर्पस के अंदर ही WT के सेफ गार्डिंग पॉलिसी को जानते हैं, ताकि हर वो बच्चा जो ताइक्वांडो कर रहा है वो अच्छे से रिपोर्टिंग प्रोसीजर को समझे और हरासमेंट एंड अब्यूज को आगे अपने सीनियर अथॉरिटी को बताए, ताकि फ्यूचर में उसके साथ कुछ हादसा ना हो। टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस द हरासमेंट एंड अब्यूज केसेस, एम एंड पर्पस को इसलिए बनाया गया है ताकि फ्यूचर में कोई भी अब्यूज केसेस या हरासमेंट हो, ज़्यादा ना हो, उसको हमें कम कैसे करना है। ये पॉलिसीज को इसलिए बनाया गया है ताकि फ्यूचर में होने वाले जो भी हरासमेंट एंड अब्यूजेस हैं उनको हम कम कर सकें। Okay, next is WT commitment. It can be taken as recommendation for us. Yes, अगर WT को देखें, उन्होंने कुछ कमिटमेंट किया है सभी कॉन्टिनेंटल यूनियन को, सभी MNA को, मेंबर नेशनल एसोसिएशन को, कि उनका रिकमेंडेशन क्या है हमारे लिए, ताकि हम अच्छे से काम कर सकें, so that we can educate our athlete, we can educate our coaches, officials, in fact parents, और जो भी जुड़े हैं WT से उनको हम एजुकेट कर सके। तो इनको ये पूरे प्रोसीजर को करने के लिए, इन पूरे पॉलिसी को करने के लिए WT ने क्या ऐसा कमिटमेंट किया है? तो द फर्स्ट वन इज ऑल कंसर्न ऑफ अब्यूज शुड बी टेकन सीरियसली एंड रिस्पोंडेंट स्विफ्टली एंड अप्रोप्रिएटली। इसका मतलब है अगर कोई भी अब्यूज या हरासमेंट होता है तो WT ने ऐसा बोला है कि उसको वो सीरियसली लेंगे, उसको मजाक में नहीं लिया जाएगा, उसको सीरियसली लिया जाएगा
उसको रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी किया जाएगा और उसको सही ढंग से रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो 3 बातें दी गई हैं। पहला कि सीरियसली, रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी से और सही ढंग से, ये 3 बातें WT ने बोला है। ऑल ताइक्वांडो प्रोफेशनल all taekwondo professionals should be provided with training in athlete safeguarding. Yes, जितने भी ताइक्वांडो के जो प्रोफेशनल्स होंगे उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी WT सेफ गार्डिंग पॉलिसी है क्या। अगर उनको ये नहीं पता होगा, आप अपनी बात लेते हैं, अगर आप अपने एथलीट को ट्रेनिंग करा रहे हैं एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी गाइडेंस, हाउ टू टीच, हाउ टू ट्रेन, कैसे स्किल को सिखाया जाए बिना टच किए हुए या बोल कर या डेमो कर कर, आपको इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग देन यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर किड्स। इवन अगर आपको ये नहीं पता है कि व्हाट इज हैरासमेंट, व्हाट इज अब्यूज, तो आप ट्रेनिंग करा ही नहीं पाएंगे ढंग से, आपके ऊपर हमेशा प्रॉब्लम आएंगे, आपका ट्रेनिंग के साथ रिलेशन खराब होगा। तो ऑल ताइक्वांडो प्रोफेशनल, जितने भी ताइक्वांडो के प्रोफेशनल हैं, WT ने ये वादा किया है कि उनको WT के ट्रेनिंग इन एथलीट सेफ गार्डिंग, जो ट्रेनिंग के लिए एथलीट के सेफ गार्डिंग है उनको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमें कैसे रिएक्ट करना है बच्चों के साथ, एडल्ट के साथ, परफॉर्मिंग ट्रेनिंग, इनफैक्ट कंपटीशन सेशन में कैसे हम उसको करना है, उनको ट्रेनिंग करना है, उनको सेफ गार्ड करना है। नेक्स्ट इज एवरीवन इन अ पोजीशन ऑफ रिस्क। One second. Everyone in a position of responsibility in Taekwondo should be informed that it is not their responsibility. It is not their responsibility to determine in abuse has occurred, but it is their responsibility to prevent and report. इसमें ये बताया गया, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उनको देखभाल करना है, उनको सेफ गार्ड करना है, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि क्या अब्यूज उनके साथ हुआ है। हमारा ये काम होगा कि हमको उनको प्रिवेंट कैसे करना है, और प्रिवेंट करके हरासमेंट एंड अब्यूज से प्रिवेंट कैसे करना है, और प्रिवेंट करने के बाद उस सिचुएशन को हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट कैसे करना है। सेफ गार्डिंग फॉर एथलीट्स, स्टाफ्स एंड वॉलंटियर्स within the organization must be ensured. हमें WT ने यह कमिटमेंट किया है कि एथलीट को, स्टाफ्स को, वॉलंटियर, WT ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी WT के अंडर में जितने भी एथलीट, वॉलंटियर जो उससे कनेक्टेड हैं, जो भी आते हैं, उनको कैसे एजुकेट करना है सेफ गार्डिंग पॉलिसी के बारे में, ताकि ताइक्वांडो आगे फ्यूचर में भी अच्छा करे, ओलंपिक लेवल में हमेशा बरकरार रहे। तो इनकी जो भी एजुकेशन होगी WT उसको उनको क्लासेस कराने का अश्योर करते हैं। सेफ गार्डिंग फॉर चिल्ड्रन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारे सोसाइटी में, हमारे इंडिया में आपने देखा होगा हर दिन न्यूज़पेपर, टीवी चैनल में आपको देखा होगा कि सेक्सुअल हैरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज, कितने सारे केसेस आ रहे हैं, हर दिन एक नया नया केसेस आपको सुनने को मिलता होगा। तो इसको कैसे हम ओवरकम करेंगे, कैसे जानेंगे, पहले हमें तो ये जानो, वी शुड नो व्हाट इज सेफ गार्डिंग फॉर चिल्ड्रन। हम बच्चों को कैसे सेफ गार्ड करेंगे, उनके लिए क्या होना चाहिए, ताकि सिर्फ कोचेस के लिए नहीं, इवन पेरेंट्स के लिए भी हम कैसे जानेंगे कि बच्चों को कैसे सेफ गार्ड करना है सोसाइटी में, जब वो बाहर जाते हैं, इवन स्कूल जाते हैं, किसी भी गेम को खेलने जाते हैं। ऑल चिल्ड्रन हैव इक्वल राइट्स टू प्रोटेक्शन। सभी बच्चों के पास राइट्स है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सब बोल सकते हैं, चुप नहीं रहेंगे। तो ऑल चिल्ड्रन हैव इक्वल राइट्स टू प्रोटेक्शन। वी ऑल शुड बी अवेयर ऑफ द नीड टू मिनिमाइज द रिस्क फेस्ड बाय चिल्ड्रन। हम सबको पता होना चाहिए कि जो सोसाइटी में बच्चे किसी रिस्क को फेस करते हैं उसको मिनिमाइज कैसे करना है। अगर वो कहीं खेलने जा रहे हैं, प्ले फील्ड में जा रहे हैं, किसी ग्राउंड में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम वो फेस करते हैं उनको सुनना, हमको उनको सुनना होगा। फर्स्ट वी शुड लिसन टू देम, देन वी शुड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। Children practicing taekwondo should be informed about their rights and where they can contact in case of experiencing
और विटनेसिंग harassment एंड abuse. अगर बच्चे ताइक्वांडो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि वो कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, विटनेस करेंगे। किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करना, उसको कैसे आगे बताना है, हरासमेंट एंड अब्यूज के बारे में किसको कांटेक्ट करना है, कौन है राइट पर्सन जिसको वो बताएंगे कि उसके साथ क्या हुआ है। स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, हमने जो भी अभी बातें करी हैं, चाहे वो हरासमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो अब्यूज से रिलेटेड है, बच्चों के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, WT के जो कमिटमेंट हमने पढ़े हैं, जो भी हमने अभी डिस्कस किया है, ये सारी बातें कहाँ लागू होती हैं, उनको कहाँ हम अप्लाई करते हैं, किनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो ऑल कॉन्टिनेंटल यूनियंस, जैसा कि आपको पता है 5 कॉन्टिनेंटल यूनियन है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सभी के ऊपर ये लागू होगा। स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ये सबके ऊपर अप्लाई होगा कि हमें WT के सेफ गार्डिंग पॉलिसी को कैसे फॉलो करना है। मेंबर नेशनल एसोसिएशन, जैसा कि हम जानते हैं अभी 209 कंट्रीज ताइक्वांडो को कर रही है, तो 209 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है WT को के सेफ गार्डिंग पॉलिसी को जानने के लिए। इन सबको जानना पड़ेगा कि सेफ गार्डिंग पॉलिसी है क्या, जो जो ताइक्वांडो से जुड़े हैं, जो भी WT के अंडर में आते हैं। एथलीट्स, नॉट ओनली कॉन्टिनेंटल यूनियंस एंड MNA, एथलीट को भी पता होना चाहिए कि क्या है सेफ गार्डिंग पॉलिसी, क्या मुझे करना है, क्या मेरे कोचेस को करना है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ऑफिशियल्स। So everybody should know their duties about safeguarding athletes, coaches, team officials, medical staff, team manager. अगर इनके अलावा कोई और भी है, एनी प्लेयर या सपोर्ट स्टाफ, कहीं से भी ताइक्वांडो से जो लोग जुड़े हैं WT के मूवमेंट में, WT सेफ गार्डिंग पॉलिसी इन सब पे लागू होता है, इन सब को फॉलो करना है। ये 1 second. Okay, it is a very important slide. Here I am going to share about harassment and abuse. So, defining harassment and abuse according to IOC. अभी मैं harassment and abuse को हम शेयर करेंगे। मैं जो भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जो कहा गया है harassment and abuse के बारे में, उसको मैं शेयर करने जा रही हूँ। It can be expressed in 5 forms which may occur in combination or in isolation. These 5 categories are, मतलब ये जो 5 कैटेगरीज हैं, चाहे तो इन कैटेगरी में से आपके साथ कोई एक हो सकता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल अब्यूज होगा, चाहे वो फिजिकल अब्यूज होगा, चाहे सेक्सुअल हरासमेंट होगा, चाहे सेक्सुअल अब्यूज या निग्लेक्ट, या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्लस फिजिकल अब्यूज और मे बी सेक्सुअल अब्यूज प्लस नेग्लेक्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे साइकोलॉजिकल अब्यूज है क्या। ओके, साइकोलॉजिकल अब्यूज। साइकोलॉजिकल अब्यूज में बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कन्फाइनमेंट, आइसोलेशन, वर्बल असॉल्ट। कन्फाइनमेंट अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है कि कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, द नंबर 1 इज कन्फाइनमेंट। इसका मतलब है कि बीइंग केप्ट इन अ स्मॉल स्पेस, अगर आपको बिना किसी को बात किए हुए, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है और आपको किसी अकेले जगह में रखा जा रहा है आइसोलेट करके, तो वो साइकोलॉजिकल अब्यूज के अंदर आता है। नेक्स्ट है वर्बल असॉल्ट, आपको टच नहीं किया जा रहा है लेकिन आपको बहुत कुछ बोला जा रहा है इनडायरेक्टली। ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेशन का मतलब अपमान,
आपको गलत तरीके से कुछ बोला जाना, आपको अपमानित किया जाना, तो ये सभी है ह्यूमिलेशन। इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन का मतलब है धमकी। अगर आपको किसी ने धमकाया, ये मत करो, ये करो, ये मेरे लिए करो, ये नहीं करना है जो मैं चाहती हूँ, व्हाट आई वांट टू डू इट, आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम डूइंग बाय फोर्स, so this comes under intimidation. Intimidation now next, a person by treating them as infant. आपने बहुत बार देखा होगा एक मेच्योर लड़की को ऐसा ट्रीट किया जाना कि वो बच्चा है और मैं उसको बच्चे के जैसे प्यार कर रहा हूँ, लेकिन वो बच्चा नहीं है और उसको सभी मालूम होता है कि मैं एडल्ट हूँ या मैं मेच्योर हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि आई एम एन इन्फेंट। ये गलत है, हम ऐसे किसी को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। any other treatment which may diminish the sense of identity, dignity and self-worth. Identity मतलब आपका ऐसा बिहेवियर, जो आपका ऐसा सीरियस बिहेवियर जो आपको किसी दूसरे से रिस्पेक्ट लेने के लिए मजबूर करता हो। अगर इस बिहेवियर को अगर कोई दबाता है तो ये भी साइकोलॉजिकल अब्यूज में आता है। तो आपने समझा कि साइकोलॉजिकल अब्यूज क्या है, और ये हर जगह होता है। सोसाइटी में आप देखोगी जहाँ भी ट्रेनिंग होते रहती है ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम कोचेस को समझना होगा कि व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड नॉट डू। नेक्स्ट इज फिजिकल अब्यूज। यस, फिजिकल अब्यूज इज अ बिग क्वेश्चन now we are facing in society nowadays. It is everywhere. So the first is punching. Physical abuse is nothing but we should not touch, we should not hit our trainees. Like we can't punch, beating, kicking, biting, burning, physical trauma or injury. तो पंचिंग क्या है? अब हम ये नहीं कह सकते कि ताइक्वांडो देयर आर मेनी पंच लाइक लोअर पंच, मिडिल पंच एंड फेस पंच। नो, पंचिंग इज दैट कि अगर किसी भी एथलीट के द्वारा कोई चीज परफॉर्म किया जाना एंड यू आर नॉट हैप्पी विद दैट एंड यू आर हिटिंग, so this is not applicable, this is not right, we should not do that. Beating, we can't beat, we should not beat actually. There are a way to teach that I am going to explain later कि हम कैसे किसी बच्चे को बिना टच किए हुए कुछ सिखा सकते हैं ताकि हम हमेशा सेफ जोन में रहें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिजिकल अब्यूज के अंतर्गत आप देखो क्या क्या है, बाइटिंग, बर्निंग, फिजिकल ट्रॉमा। फिजिकल ट्रॉमा इज नथिंग बस इट्स अ इंजरी। अगर आप किसी को forced or inappropriate physical activity, आप यू आर नॉट अवेयर ऑफ ट्रेनिंग लोड, किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी होती है, विच फिजिकल एबिलिटी इज सुटेबल फॉर विच एज ग्रुप, विच जेंडर, एंड आप जस्ट उसको स्टार्ट कर दिए हो ट्रेनिंग के लिए, तो ये सही नहीं है। और आपने किसी को फोर्स किया है फिजिकल एबिलिटी करने के लिए और ही और शी they may not able to do it, but as coach has asked them to do it, so they are doing it. It should not be actually. Force alcohol consumption, नहीं, हम किसी को अल्कोहल लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें फिजिकल अब्यूज के अंदर में आती हैं। फोर्स डोपिंग प्रैक्टिसेस, नहीं, हम किसी को डोप के लिए, कोई सप्लीमेंट के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं जैसा कि ताइक्वांडो में वजन कम करने के लिए लोग, एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए, पेन को हटाने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट का यूज करते हैं। तो बीइंग अ कोच वी शुड ऑलवेज आस्क आवर स्टूडेंट्स नॉट टू यूज सप्लीमेंट्स टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। दिस इज नॉट राइट एक्चुअली। इनएप्रोप्रिएट ट्रेनिंग लोड व्हेन इंजर्ड और इन अ पेन, हमें ट्रेनिंग लोड के बारे में नहीं पता है। लो, लाइट, मीडियम, सब मैक्सिमल, मैक्सिमल, और हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं उनका हार्ट रेट कौन से रेट में जा रहा है, कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है। तो नेचुरली वो इंजूर्ड हो जाएंगे हमारे ट्रेनिंग से, उनको बॉडी में हर जगह अलग अलग जगह में पेन हो जाएगी। तो ये सारी बातें जिसमें शारीरिक रूप से उनको प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे इंटेंशन अच्छे नहीं है और हम उनको ये चीजें करा रहे हैं, हम उन पे ये लागू कर रहे हैं, चाहे उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनको पंच कर रहे हैं, उनको किकिंग कर रहे हैं, तो ये सारी बातें फिजिकल अब्यूज में आती हैं। सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहला वर्बल एंड दूसरा नॉन वर्बल। सेक्सुअल हरासमेंट, हम किसी को बोल के सेक्सुअली किसी को कुछ बोलना,
चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। मतलब मैंने बोला पहला, और दूसरा मैंने बोला नहीं, लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा है कि यू शुड फील व्हाट आई वांट टू ट्राई, आई वांट टू से, यू शुड फील दैट। आपने ये देखा होगा सोसाइटी में हमेशा होती है कि वर्बली आप किसी को कुछ बोल रहे हो, लेकिन कभी कभी वर्बली आपने कुछ नहीं बोला है, लेकिन आपने सामने वाले बंदे को ये फील करा दिया है कि आप उसको कुछ बोलना चाह रहे हो, सेक्सुअली आप उसको कुछ बोलना चाह रहे हो। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल हरासमेंट में, पहला वर्बल एंड दूसरा नॉन वर्बल। नेक्स्ट इज सेक्सुअल अब्यूज, any unwanted and unwelcome conduct of a sexual nature। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, किसी को छूना, फिजिकली किसी को छूना, एंड नॉन कॉन्टैक्ट मतलब आप उसको छू नहीं रहे हो, लेकिन आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप उसको टच करने के लिए अपना इंटेंशन शो कर रहे हो। तो दीज 2 पॉइंट्स, लाइक द वन was sexual harassment, verbal and non-verbal, it's very important, and the second is sexual abuse, so contact and non-contact, these two are very important। तो coaches को ये पता होना चाहिए कि अगर if you are telling something to your students on sexual things, so that comes under verbal harassment। तो अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिए, हमें ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट, सेक्सुअल अब्यूज, अगर आपने किसी से बात करना है ठीक है, लेकिन आपने बिना किसी के कंसेंट को उसको टच किया, so this is not good, this comes under sexual abuse। next is neglect, means the failure of a coach or anyone with a duty of care towards the athlete to provide a minimum level of care to the athlete। कोचेस को जितना केयर करना है अपनी ट्रेनिंग्स के लिए वो करना है। अगर if I am failed to do that, if I am not providing that care to my trainees, इससे दो बातें सामने आती है। पहला, which is causing harm, अगर हम ट्रेनिंग सेशन में हैं, how much care is required for my training session, how much care is required for competition, if I am not providing them, so I am facing causing harm, I am doing harm for them। The second is creating danger of harm। In fact, हम डेंजर की तरफ, डेंजर को क्रिएट कर रहे हैं, फ्यूचर में उसके साथ कुछ हो सकता है, इसलिए हमें निग्लेक्ट नहीं करना है। हमें हर इंडिविजुअली उनको देखना है, उनको असेस करना है, उनको मॉनिटर करना है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं इसलिए बात कर रही हूँ, व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, बिकॉज वी आर द कोचेस। लाइक अगर कोई ऑफिशियल्स है या फिर कोई वॉलेंटियर भी हैं, तो हम रिलेटेड हैं इनके ट्रेनिंग एंड इनके कंपटीशन बातों को लेकर हम ट्रेनिंग कराते हैं। हमारे पास एक ट्रेनिंग का माहौल होता है, चाहे वो मॉर्निंग सेशन हो या इवनिंग सेशन हो या आफ्टरनून का सेशन हो, तो हम उस वक्त बच्चों से जुड़े होते हैं। तो उस वक्त कैसे हमें रहना है, हमें क्यों नहीं नेग्लेक्ट करना है, कोई इंजरी ना हो जाए, इसलिए हमें इन बातों को ध्यान रखना है। तो हमने जो अभी डिस्कस किया हरासमेंट एंड अब्यूज, वहाँ 5 थे। पहला साइकोलॉजिकल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट एंड सेक्सुअल अब्यूज एंड निग्लेक्ट। हमें इन 5 बातों को अच्छे से जानना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 5? हमें जानना होगा कि साइकोलॉजिकल क्या है, फिजियोलॉजिकल क्या है, और सब के अंदर में कौन कौन सी बातें हैं जो हमें फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट इज the next is more specific definition set by IOC। अभी जो हमने whatever we have discussed, it was about only 5 things जो उन 5 बातों के अंदर में आती है। लेकिन you must be thinking, अगर उन 5 बातों के अलावा कुछ अगर हमारे साथ हो जाए तो हमें क्या करना है। तो IOC ने उन बातों को भी ध्यान दिया है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स जो उसके अंडर में नहीं आता है। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी डिफाइन करने जा रही हूँ। ओके, द नंबर 1 इज मेकिंग थ्रेट्स। मेकिंग थ्रेट्स का मतलब है कि someone may hurt you, someone may push you, and if somebody is pushing you and you are not liking, so these words come under making threats। हम उस बात को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको कोई धमकी दे रहा है, फोन में धमकी दे रहा है, या आपको लेटर लिख के कोई धमकी दे रहा है, तो ये सारी बातें मेकिंग थ्रेट्स में आती है।
दूसरा है स्प्रेडिंग रूमर। आपने देखा होगा अफवाह, अफवाह से बहुत कुछ हो जाती है। अभी कोरोना का जो केस चल रहा है उसमें मैंने एक देखा, किसी ने मुझे वीडियो भेजा, एक दो पुलिस, मेल पुलिस एक फीमेल को उठा के लेके जा रहे हैं, तो उसका किसी ने फोटो ले लिया और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया कि देखिए पुलिस जो बात करते हैं फीमेल को प्रोटेक्ट करना है, वी मस्ट प्रोटेक्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड द वे दे वर होल्डिंग, सो वैसे करके उन्होंने उस चीज को बहुत नेगेटिव वे में दिखाया। लेकिन जब उसको हमने अच्छे से देखा तो वो क्या था, जब कोरोना का चल रहा था केस, तो जब मिनिस्ट्री से ड्यूरिंग कोरोना फेज कोई बाहर नहीं जा सकता है, तब कोई लेडी बाहर घूम रही थी, तो उस वक्त उन्होंने उस लेडी को उठा के बोला चलो तुम कहीं और जाओ, रोड पे अलाउड नहीं है। तो आप देखो कैसे तोड़ मड़ मड़ के लोग किसी भी चीज को प्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्प्रेडिंग रूमर्स। हेजिंग, हेजिंग, अगर आप किसी को तंग करते हैं, किसी को यातना करते हैं, किसी के साथ मतलब टच करके नहीं लेकिन ऐसे इरिटेट करते हैं, तो वो है हेजिंग। नेक्स्ट है एंटीपैथी, किसी को नापसंद करना, a strong feeling of not liking someone, लेकिन you are forced to like, so this is hazing. Next is sorry, antipathy. Next is contempt. Contempt is nothing, it is just a feeling of no value. I am feeling my value is not there, and my feeling that I am not deserving. तो ये मेरा फीलिंग तभी आएगा जो मेरे आजू बाजू लोग हैं वो मुझे फील कराते हैं कि देर इज नो वैल्यू ऑफ माई स्टेटस एंड आई एम नॉट डिजर्विंग फॉर एनीथिंग। तो इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट। नेक्स्ट इज प्रेजुडिस। इसका मतलब है कि आप किसी को किसी के रिलीजन के बारे में बोलना, किसी के कल्चर के अगेंस्ट बोलना, तो दिस इज नॉट राइट। अगर मेरा रिलीजन हिंदुइज्म है या मेरा रिलीजन मुस्लिम है, अगर अगर मैं क्रिश्चियन हूँ, या किसी से ईर्ष्या करना किसी चीज को, किसी स्टेटस को लेकर, तो ये सारी बातें इसमें आती है। अवर्जन, इसका मतलब है आप किसी को बहुत बुरी तरह से लाइक नहीं करते हैं, आप किसी को डिसलाइक करते हैं। हार्टेड, आप किसी से घृणा करते हैं, आप किसी को पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये किसी ऐसी, मतलब ये कोई ऐसा फिजिकल चीज नहीं है, ये सारे आपके मन से रिलेटेड है। आप क्या सोचते हो किसी के लिए। अगर आपके पास कोई ट्रेनी आता है तो बीइंग अ कोच, अगर मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो मेरे फिजिकल या मेरे ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है, मैं सोचती हूँ ऐसा, मैं किसी से घृणा कर रही हूँ, मैं किसी के बारे में अफवाह फैला रही हूँ, या मैं किसी के बारे में कोई गलत बातें कर रही हूँ, किसी को मैं तंग कर रही हूँ, किसी से मैं ईर्ष्या कर रही हूँ, तो ये सारी बातें स्पेसिफिकली आईओसी ने बताया है लोगों को कि 5 जो हरासमेंट की बातें हैं, अब्यूज की बातें, उसके अलावे अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, इसका मतलब आप हरास हो रहे हैं, आप अब्यूज हो रहे हैं, आपको इमीडिएटली हायर अथॉरिटी को ये बातें बतानी चाहिए। अदर कॉजेस, अदर कॉजेज में है इम्प्रॉपर यूज ऑफ पोजीशन। अगर आप किसी अथॉरिटी पे हो, आपके पास कुछ पावर्स है, आप अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, सो दिस इज नॉट राइट। अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ टीएफआई की और मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, अपने अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रही हूँ, सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर हैरासमेंट। इम्प्रॉपर यूज ऑफ पावर, आप अथॉरिटी में हो तो नेचुरली आपके पास पावर है, तो उस पावर का आपका गलत इस्तेमाल करना, तो ये भी एक हैरासमेंट है। इन पर्सन, आप किसी को फेस टू फेस कुछ बोलना, या फिर फोन पे कुछ बोलना, या किसी को कुछ लिख के देना, एक से अपना कोई भी मन में फीलिंग और उस फीलिंग को किसी को आमने सामने बोलना, या फिर फोन के द्वारा बोलना, या फिर लिख के देना, ये सारी बातें इन पर्सन में आती है। डेलिबरेट, इसका मतलब कोई भी आपका काम किया गया हो जो योजना अनुसार हो, आप किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए कर रहे हो
और आप इंटेंशनली कुछ कर रहे हो लेकिन आप ऐसा शो कर रहे हो कि आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, आप किसी प्लान के तहत कर रहे हो, आपने कुछ प्लानिंग किया है लेकिन आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, तो ये सारी बातें डेलिबरेट में आती हैं। अनसॉलिसिटेड, इसका मतलब है आपसे कुछ बोला ना गया हो, आपसे किसी चीज की मांग नहीं की गई हो, आपको किसी चीज के बारे में बताया नहीं गया हो। इम्पैक्ट ऑन एथलीट, वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पैक्ट ऑन एथलीट, हैरासमेंट, अब्यूज, हमने बहुत सारी बातें जानी, अदर कॉजेस क्या है। अब उसके बाद इन बातों का एथलीट पे क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन एथलीट। एक एथलीट जो इतना कुछ सोचकर ताइक्वांडो में आता है कुछ करने के लिए, ओलंपिक तक जाने के लिए, और अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है, एक्सट्रीम बिहेवियर कुछ होता है, उनको क्या होता है, उन पे क्या असर होता है, तो हम वो डिस्कस करेंगे, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो सोशली हो या साइकोलॉजिकली हो। डैमेज परफॉर्मेंस, वो जिस चीज के लिए ताइक्वांडो में आते हैं, जो अपने मोटिवेशन को पूरा करने के लिए, अपने पर्पस को, अपने एम को फुलफिल करने के लिए ताइक्वांडो में आते हैं, वो सारे परफॉर्मेंस को डैमेज कर देते हैं, वो सारी बातों को डैमेज कर देते हैं। आपका परफॉर्मेंस लेवल एकदम से नीचे आ जाता है, आप यू कैनॉट अचीव योर टारगेट। डोपिंग, लोग डोप का सहारा लेने लगते हैं, डोपिंग की तरफ जाने लगते हैं, सप्लीमेंट का यूज करते हैं, अपने मेंटल स्टेटस को स्टेबल करने के लिए बहुत जब यूज करने लगते हैं। जैसे ही हैरासमेंट, अब्यूज के कारण परफॉर्मेंस डैमेज होता है, उस परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने के लिए डोपिंग का यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है उसके बाद हम नहीं कर पाते हैं, वी आर नॉट एबल टू डू इट, वी कैनॉट अचीव आवर टारगेट, सो ड्रॉप आउट, वी हैव टू लीव आवर गेम। हम अपने गेम को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, हमारे पास दूसरा रास्ता होता ही नहीं है कि हम कुछ करें, अपने ताइक्वांडो में कुछ आगे कुछ अच्छा करें। डिसऑर्डर्ड ईटिंग, ईटिंग डिसऑर्डर में बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे भूख नहीं लगना, स्लीपिंग पिल्स का यूज करना, ईटिंग पिल्स का यूज करना, हम भूख नहीं लगे तो हम सो जाएं, हम खाना नहीं खाएं टाइम पे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करने लगते हैं, खास करके अगर हम एथलीट को देखें तो। डिप्रेशन, डिप्रेशन में आ जाना, नेचुरली अगर हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। लोग सोसाइटी में, नेबर्स, ये सभी पूछने लगते हैं क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, और अगर ये सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए कि मैं हरास हुई हूँ, अगर वो किसी मीडिया में चला जाए, तो नेचुरली रिलेटिव्स, जो नेबर्स होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा हम पर प्रेशर होने लगता है, तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन अपने डिप्रेशन से हम कैसे बाहर आए, ये भी एक सवाल है। तो क्या होता है, हम डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाते क्योंकि ऑलरेडी हम ओवरलोडेड हैं, नेबर्स की बातों में, फैमिली प्रेशर से, फ्रेंड के प्रेशर से, तो हम अपने आप को हार्म करने लगते हैं। हम अब कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग, कोई भी एक्सटेंड आप ले लें, अगर हम अपने आप को हार्म करेंगे, एट लास्ट अगर वो हार्म करने से भी इफ आई एम नॉट ओके, देन सुसाइड। तो लास्ट जो इम्पैक्ट है वो सुसाइड पे आके एंड हो जाता है। तो अब आप देखिए, जो भी हम यहाँ जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो एंड कहाँ पे हुआ, सुसाइड पे। तो सुसाइड आने के पहले क्यों ना हम जो भी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें, कि हम क्या करें तो हार्म एंड सुसाइड आए ही ना, वो स्टेज तक हम आए ही ना। वार्निंग साइंस, क्या है वार्निंग साइन, अगर देखा जाए हार्म, सेल्फ हार्म एंड सुसाइड को अगर हमें बचाना है तो हमें जानना होगा वार्निंग साइन क्या है, वी शुड नो अबाउट वार्निंग साइन, हमें जानना होगा। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स दिए हैं वार्निंग साइन से रिलेटेड। द फर्स्ट इज एन एथलीट रिसीविंग स्पेशल अटेंशन, अगर एथलीट स्पेशल अटेंशन ले रहा है अपने कोच से, तो ये एक वार्निंग साइन है उस कोच के लिए। नेक्स्ट इज एक्सेसिव टचिंग वाइल टीचिंग, इज इट नेसेसरी, हमें टच करना बहुत जरूरी है क्या। नेक्स्ट इज इनएप्रोप्रिएट जोक्स और स्टोरीज,
हमें अगर जोक्स और स्टोरीज की जरूरत ही नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई लेबल नहीं है, तो हमें नहीं करना है। यह भी एक वार्निंग साइन है। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। व्हाई टू टेक गिफ्ट्स? हमें क्यों लेना है गिफ्ट्स? अगर हमें गिफ्ट चाहिए तो यू कैन आस्क योर स्टूडेंट, तुम मुझे अगर गिफ्ट देना चाहते हो तो मुझे ओलंपिक तक जाओ और वहां से कुछ लेकर आओ, तो वो गिफ्ट पूरे इंडिया के लिए होगा। नेक्स्ट, एक्सेसिव अनवांटेड कम्युनिकेशन। हमें अनवांटेड कम्युनिकेशन करना ही नहीं है, चाहे वो व्हाट्सएप से हो, चाहे वो फोन से हो, मैसेजेस हो या कुछ लिख के हो, हमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट इज टिकलिंग। अननेसेसरी टिकलिंग इज नॉट अलाउड। हमें नॉर्मल ट्रेनिंग कराओ, हमेशा डिस्टेंस बना के रखो, और कोई भी बातों को प्रोफेशनल ढंग से बताओ। फिजिकल टच, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है हमें। बॉडी कॉन्टैक्ट फन गेम्स, नो, हमें बॉडी कॉन्टैक्ट फन गेम को करना ही नहीं है। वैसा गेम या फन गेम या कोई भी रिक्रिएशनल गेम्स जिसमें बॉडी कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व नहीं है, हमें उस पर फोकस ज्यादा करना है। Now, the tips for taekwondo coaches towards safeguarding athletes. यहाँ सभी बैठे कोचेस को पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपनी ट्रेनिंग भी अच्छे से कराएं, कंपटीशन जाएं, वहां भी सब कुछ अच्छे से हो। तो हमें ऐसा क्या करना है जिससे हम अपने एथलीट को सेफ गार्ड कर सकें। तो वी मस्ट नो रेस्पेक्ट द एथलीट। हमें अपने एथलीट को रेस्पेक्ट देना है। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर एथलीट। अवॉइड कार्पोरल पनिशमेंट, मतलब शारीरिक दंड। किसी को फिजिकली पनिशमेंट हमें नहीं देना है, हमें बोलकर ही काम करना है, बोलकर ही ट्रेनिंग कराना है। गिव एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग लोड, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि बीइंग अ कोच वी शुड नो द लोड पैटर्न। कितना लोड किसको देना है हमें वो पता होना चाहिए। तो यही है टिप्स। डू नॉट प्रिस्क्राइब सप्लीमेंट्स। हमें किसी को ये नहीं बोलना है कि आपको, नाउ डेज इट इज गोइंग ऑन ऑलरेडी, कि लोग वजन कम करने के लिए सप्लीमेंट का यूज करते हैं, बॉडी के पेन को कम करने के लिए सप्लीमेंट का यूज करते हैं। तो हमें वी शुड नॉट एडवाइज एनीवन टू यूज सप्लीमेंट्स टू अवॉइड इंजुरी, to decrease the body weight or increase the body weight or maintain the body weight. So we should not prescribe anyone. Do not make unwanted body contact if it is required with consent. Otherwise, try to avoid body contact. Yes, always we must avoid body contact. Do not neglect your athlete. हमें किसी को neglect नहीं करना है. As already we have discussed in our maybe third or fourth slide, we must talk to everyone, we must see everyone. हमें किसी को neglect नहीं करना है. Do not make any comment on physical appearance and body orientation. हमें किसी के physically appearance and body orientation पे comment ही नहीं करना है. Give appropriate training load. जितना ट्रेनिंग लोड रिक्वायर है किसी चीज के लिए, हमें उतना ही ट्रेनिंग लोड देना है. 1 second. Give appropriate training load. The next one is tips for coaches while teaching. Yes, it is very important. Now we are going to discuss about coaches teaching. How to teach. How to teach while. 1 second. Okay. So there are 4 stages which is very important to teach our athlete without any disturbance. If we follow these steps, तो हम definitely हमें कोई भी problem नहीं होगा future में या during training session या competition में. So the tips. So I am going to share one video regarding this.
Mary Rani, excuse me. Now sound is, we are not getting the sound. Sound नहीं है? नहीं है. Actually, you have to remove your headphone. Then only we can get the sound. Okay. Can you please start one more time the video? Yeah. Is it okay now, sir? Is it okay? Still now no sound. We are not getting the sound. Hello. Okay. Okay. Okay, sir, can you hear me? It's okay. Okay, now I will explain you what was the topic going on. So it was nothing, just sir was saying about like corona. जैसे कोरोना पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, जिसको हम रोक नहीं पा रहे हैं, और उसको रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वैसे ही हमने हैरासमेंट को, अब्यूज को उससे कंपेयर किया है. जैसे कोरोना पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो हैरासमेंट अब्यूज नॉट इन इंडिया, इट इज एवरीवेयर. तो हमें अगर कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, वैसे ही अगर हम हैरासमेंट और अब्यूज से अगर हमें बचना है, तो हमें कैसे मेंटेन करना है, हमें कौन सा डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हमें कौन सा ऐसा मतलब ट्रेनिंग पैटर्न को या किसी भी टीचिंग पैटर्न को, कोचिंग पैटर्न को कैसे अपने ट्रेनिंग में लाना है या कंपटीशन में लाना है, ताकि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके कोरोना से या फिर सेक्सुअल हरासमेंट से. तो दिस वाज दैट ओनली, इट वाज नथिंग मच. सो द नेक्स्ट इज स्टेज 1. सो हियर इट इज वर्बल कमांड. आप बिना टच किए हुए कैसे ट्रेनिंग, मैं कुछ आपको वीडियोस दिखाऊंगी ताकि आपको ज्यादा समझ में आए कि आप कैसे किसी को ट्रेनिंग कराओगे, आप किसी को बिना टच किए हुए. तो द स्टेज 1 इज वर्बल कमांड. इट इज ओनली by verbally explaining the key points of skill. आप किसी स्किल को कैसे एक्सप्लेन करते हो और आपका स्टूडेंट उसको कैच करता है और वो ट्रेनिंग करता है. तो here is a, I'm going to start. ओके, तो आपने देखा होगा कि जो जिनको मैं टीच कराया जा रहा है, जिनको सिखाया जा रहा है, वो अपना ड्रिल कर रही है, लेकिन आपने देखा सर उसको वर्बली मतलब बोल के, उसको बोल के बता रहे हैं तुम्हें करना क्या है. उन्होंने टच भी नहीं किया, ना उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सपोज टू डू इट. Clear? The next is stage 2.
तो स्टेज 2 में अगर verbally if someone is not understanding कि by listening what I have to do, the second stage is demonstration. So in this, first I will show you the video. Okay, so there was not much verbal command, but it was all about demonstration. The demonstration is by showing the execution of the skill by coach. मतलब जो मुझे अपनी ट्रेनिंग से कराना है वो मैं खुद करके दिखाऊं, लेकिन इसके लिए कोच को किसी स्किल का फुलफिल होना बहुत जरूरी है कि कोच शुड नो कि हाउ टू डू इट. इफ आई डोंट नो द स्किल, हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू माय ट्रेनीज. तो मुझे पता होना चाहिए वो स्किल कैसे करना है. अगर मैं उसको सही ढंग से परफॉर्म करती हूँ तभी मेरी जो स्टूडेंट होगी वो उसको देख के कर सकेगी. द स्टेज 3 इज फिजिकल प्रॉम्प्टिंग. तो हियर ऑल्सो आई एम गोइंग टू शो यू वन वीडियो. ओके ओके, तो यहाँ आपने क्या देखा? आपने देखा होगा कि जब वो ट्रेनी किकिंग कर रही है तो उसको थोड़ा सा असिस्टेंस दिया गया है अपने हाथों से. सर ने उसको अपने हाथों से पकड़ा है और उसको वो करा रहे हैं. लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू ऐड वन लाइन हियर. टचिंग द एथलीट ओनली व्हेन रिक्वायर्ड. इफ इट इज रिक्वायर्ड, अगर नहीं है तो नहीं करना है. विथ कंसेंट, हमें उसको बोलना है कि मैं तुमको पकड़ रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, उसको बता के उसका कंसेंट लेके. अगर आपकी ट्रेनिंग इफ शी मे बी somebody is not liking, तो you cannot do it. It is not right. तो आपको उनको टच नहीं करना है. अगर रिक्वायर्ड है, जितना चाहिए हमें उतना ही टच करना है. नेक्स्ट, द स्टेज 4 इज ओके. ओके, तो the fourth one was physical assistance. Assisting the athlete physically by the partner. या अगर मुझे किसी को असिस्ट करना है, वो आपस में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग पार्टनर है, वो उनको असिस्ट करेगा. या फिर जो कोच उनको ट्रेनिंग दे रहा है. तो बेसिकली जो कोच होंगे अगर सेम जेंडर के होते हैं तो इट इज ऑलवेज गुड. तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेज 1 वर्बल कमांड, स्टेज 2 डेमोन्स्ट्रेशन, स्टेज 3 फिजिकल प्रॉम्प्टिंग, स्टेज 4 फिजिकल असिस्टेंस. अगर आप स्टेज 3 की बात करते हैं, इस स्टेज में फिर से आई वुड लाइक टू शो यू अगेन. ओके, इस स्टेज में आपने देखा कि सर ने उसका हाथ पकड़ा है क्योंकि उसने कंटिन्यू किक करना है. तो उस जगह में आप एक चेयर का यूज करो, आप एडिशनल कुछ ऐड करो उसमें, ना कि आप फिजिकल किसी को टच करो फिजिकली. ताकि ये क्योंकि ना आप क्या करोगे ना, अगर आप जैसे ही कुछ ऐसा करोगे ना, आप अपने बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रहे हो, तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होता है. अगर आपने कोई ऐसा माहौल ही नहीं क्रिएट किया है, देन यू विल बी ऑलवेज इन सेफ जोन. अगर आपने कुछ भी ऐसा किया है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस है, तो वो आप कुछ वैसा करो ही मत जिससे आपको प्रॉब्लम फेस हो. तो okay, so this was the end, but I would like to just go through once from my previous slide. ओके, जैसा कि इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि सभी को राइट है ताइक्वांडो में
आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के पार्टिसिपेट करना। इनफैक्ट WT ने भी बहुत सारे सेफ गार्डिंग पॉलिसीज को डेवलप करने का और उसको मेंटेन करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वाज अबाउट डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, कि WT के अंदर में जो कोड ऑफ एथिक्स है, उन्होंने जो 2 बातों पे ध्यान दिए हैं, पहला डिस्क्रिमिनेशन एंड दूसरा हैरासमेंट। तो ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कोड ऑफ एथिक्स में। इन दोनों में ही डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर एंड हैरासमेंट के ऊपर उन्होंने बात किया है। फिर इन्होंने एम एंड पर्पस के बारे में बात किया है कि ये सेफ गार्डिंग पॉलिसी को किया क्यों गया है, क्यों इसके एम और पर्पस को ध्यान में रखा गया है। नेक्स्ट था, हमने डिस्कस किया था कि WT ने उनका क्या कमिटमेंट है, उनका कमिटमेंट हमारे लिए क्या है। जो WT के अंदर में आते हैं, उन्होंने ऐसा क्या क्या काम किया है जिससे हम सेफ हो सके, कोचेस सेफ हो सके, बच्चे सेफ हो सके, ऑफिशियल्स सेफ हो सके। देन सेफ गार्डिंग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या सेफ गार्डिंग है, बच्चे उनमें क्या ऐसा उनके साथ किया जाए जिससे वो कभी ये ना फील करें कि वो सेफ गार्ड नहीं है। नेक्स्ट था कि हरासमेंट एंड अब्यूज, IOC ने हरासमेंट अब्यूज पे कौन सी 5 बातों पे ध्यान रखी है, जैसे साइकोलॉजिकल अब्यूज है, फिजिकल अब्यूज है, सेक्सुअल हरासमेंट है, सेक्सुअल अब्यूज है एंड निग्लेक्ट। उसके बाद हमने देखा था कि साइकोलॉजिकल अब्यूज में क्या क्या आते हैं, फिजिकल अब्यूज में क्या क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट में क्या है, सेक्सुअल अब्यूज में क्या होगा, और लास्ट था नेग्लेक्ट। फिर था कि इसके अलावा, इन 5 फॉर्म्स के अलावा IOC ने कौन सी ऐसे स्पेसिफिक बातों पे ध्यान रखी है जो फिजिकली नहीं है, ये आपके इंटेंशन से रिलेटेड है, आपके माइंड से रिलेटेड है, क्या आप सोचते हो, ये उससे रिलेटेड है। फिर था अदर कॉजेज, इसमें था इम्प्रॉपर यूजेस ऑफ पोजीशन, अथॉरिटी, देन पावर, देन पर्सन, ऑनलाइन, देन इम्पैक्ट ऑन एथलीट, एक एथलीट पे क्या इम्पैक्ट होता है फिजिकली, सोशली एंड साइकोलॉजिकली। देन वार्निंग साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्निंग साइन आप इसको एकदम ध्यान में रखें। जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कौन सा ऐसा स्टेप्स है जो हमें नहीं करना है। फिर था सेफ गार्डिंग एथलीट्स, हमें क्या ऐसा टिप्स है जो एथलीट को हम सेफ गार्ड कर सकते हैं, तो ये सारे टिप्स थे। नेक्स्ट था टिप्स फॉर कोचेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन हम कैसे ट्रेनिंग कराएं ताकि हम हमेशा सेफ जोन में रहें और अपने ट्रेनिंग के ड्रीम को फुलफिल करें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हुए बिना, चाहे वो हरासमेंट हो चाहे वो अब्यूज हो, इसको हुए बिना कैसे हम किसी ताइक्वांडो ट्रेनिंग को फुलफिल कर सके बिना प्रॉब्लम के। सो थैंक यू सो मच बालू सर। Now, anyone have any questions? Please ask the questions now. Regarding this session, anyone have any questions? Please ask. Mary, any questions in your chat box? सर देखती हूँ, आई विल चेक सर। Please. I think one question is there. How to register a complaint in WT? अच्छा, 1 मिनट सर, मैं देख रही हूँ। ओके, हाँ सर, सुनाई दे रहा है? Please. Any questions? 1 मिनट सर, आपने एक बताया सर, जस्ट नाउ यू हैव हाँ। टोल्ड। Oh, okay. There is one question. It's already. Okay. How to register a complaint in WT? How to register? एक्चुअली सर, कोई भी कंप्लेन
रिगार्डिंग WT से जो भी हम बच्चों से जो बच्चे फील करते हैं या कोचेस फील करते हैं, तो WT ने कोड ऑफ एथिक्स कमेटी बनाई है, तो ये कमेटी डिसाइड करती है, तो उसके लिए हमें उस कमेटी के मेंबर के पास रिपोर्ट करना पड़ता है। तो जो WT का जो वेबसाइट है, आप जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है उनको उस वेबसाइट में जाके लॉग इन करना होता है, वो पूरा डिटेल है उसमें कैसे करना है, आपका जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है कि नहीं, उनमें बहुत सारे पॉइंट्स है, चाहे वो हरासमेंट है, चाहे किसी ने डिस्क्रिमिनेट किया है, चाहे किसी ने स्पोर्ट्स की इंटीग्रिटी को भंग किया है, या कोई भी रिलेटेड बातें जो जो उनका प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड बातें अगर उसमें है तो नेचुरली वो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज ब्रीफ अबाउट पॉक्सो एक्ट। एक क्वेश्चन है कि ब्रीफ अबाउट पॉक्सो एक्ट। एक्चुअली सर ये बहुत स्पेसिफिक एंड बहुत ज्यादा इसमें ऐसी No, बातें simply just ओके generally आप explain कर सकते हैं तो if पॉक्सो possible. है सर प्रोटेक्शन ऑफ ऊपर चला गया 1 सेकेंड सर, this is not POSCO actually. He wrote POS. It is POXO, Protection of Child Against Sexual Offences. मतलब ये एक्चुअली इंडिया में है POXO एक्ट. इट इज नॉट POSCO, इट इज POXO. तो इसमें जो छोटो बच्चों के ऊपर जो भी हरासमेंट एंड अब्यूजेस हो रहे हैं, दे आर नॉट एडल्ट, इट इज अंडर 18 years old, तो उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है. तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू एक्सप्लेन अबाउट POXO एक्ट. एक क्वेश्चन है योगेश जोशी ने किया है, मेनी टाइम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ रीजनल बॉडी discriminate players by which section of administrative body they belong to, how to handle this. एक मिनट ऊपर चला गया 1 सेकेंड सर, एक्चुअली इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन आ रहा है 1 सेकेंड वो क्वेश्चन का आंसर ये है कि एजुकेशन नहीं है, दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल. दैट इज व्हाट WT सेफ गार्डिंग एथलीट ने ये पॉलिसी निकाली है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन को स्टॉप करना है. सो देर आर मेनी पॉइंट्स विच कम्स अंडर डिस्क्रिमिनेशन. तो हमें उनको एजुकेट करना है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो किसी को तो ये एक क्राइम है, इसको नहीं करना है, ये हरासमेंट एंड अब्यूज में आता है. उनको ये बताना है, एजुकेट करना है. इसलिए ना मैंने एक जगह एक्सप्लेन किया था कि WT ने कमिटमेंट किया है हमसे कि हम क्या क्या करेंगे सबके लिए. तो ये उसमें एक पार्ट है कि हमें उनको एजुकेट करना है कि अगर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है, आप क्राइम कर रहे हो. अगर आपको WT के बैनर के अंदर में रहना है तो आपको सबको सेम ट्रीट करना है. Another question is regarding whether this WT imposed rules and regulations or maybe safeguarding this code of ethics, whether it is applicable for our district or state championship also. It's a simple question. It's wherever. Yes, wherever. See, one district, one state and our Indian Federation, everyone, even जो भी हमारे जो कॉन्टिनेंटल यूनियन है, ये सभी बॉडी WT के अंतर्गत आती है. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट हो, कोई भी जो ताइक्वांडो कर रहे हैं वो सब लोग दे कम्स अंडर WT. तो वी हैव टू फॉलो. एक्चुअली हम फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वी हैव टू फॉलो WT कोड ऑफ एथिक्स और जो भी WT का सेफ गार्डिंग पॉलिसीज है एथलीट के लिए, हम सबको ये फॉलो करना है. One more question is, I just want to add that one because from the club level also we can impose this code of ethics. Yes, sir, you are right. एसोसिएशन, क्लब, प्राइवेट क्लब, एवरीवेयर. एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एंटीपैथी. हाँ, एंटीपैथी क्या है? एंटीपैथी क्या है? इसको कहते हैं नापसंदी, मतलब अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग.
आपका खुद का एक ऐसा फीलिंग जो आपको पसंद नहीं है किसी चीज को, लेकिन यू आर फोर्स टू डू इट। One more last question. हाँ सर, मैं देख रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू सर। This is, I think, this is a good question. If handling small children, so handling small children without physical touch, how we can teach them? ओके, एक्चुअली सर जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, दोज आर वेरी स्मॉल, उनको तो पहली बात हमें हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जैसा कि सर ने उस दिन डिफाइन किया था कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, हमें बच्चों को, जो छोटे एज के बच्चे होते हैं ना, उनको हम फन गेम्स रिलेटेड टू ताइक्वांडो मूवमेंट्स हमें वैसे ज्यादा कराना है, और हमें हमेशा बच्चों को ना मिरर जैसा ट्रेनिंग कराना है। सपोज अगर मैं यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, ओके, लेफ्ट योर लेफ्ट हैंड, रेज योर लेफ्ट हैंड अप, अगर मैं बोलूं कि अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर करो, तो अगर आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो वो दूसरा हाथ ऊपर करेंगे। तो आपको वैसा ट्रेनिंग कराना है, आपको एकदम उसमें इन्वॉल्व होना है। वो अगर राइट हैंड उठा रहे हैं तो आप अपना लेफ्ट हाथ उठाओ। तो वैसे ही आप उनको टीच कर सकते हो। छोटे बच्चों को आप हाईली स्पेसिफिक कोई ट्रेनिंग करा नहीं रहे हो कि आप उनको ज्यादा टेक्निक कराना है तो आप उसको बिना टच किए हुए कैसे करोगे। छोटे बच्चों को ज्यादा हम फन गेम्स कराते हैं, वो ज्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये बात हो गई ट्रेनिंग रिलेटेड बातें। Is it any other questions? I think the questions are over.